हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज लेकर आया है कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान में जो 80 नंबर का पूर्णांक होगा, ये बिल्कुल जो है प्री बोर्ड का पैटर्न के अनुसार पेपर बनाए गए हैं। हूबहू वो पेपर नहीं है। किस टाइप के प्रश्न आएंगे, यदि इनमें से कोई प्रश्न जो है वो वार्षिक परीक्षा में छपते हैं तो यह मात्र सहयोग कहा जाएगा। यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोजास डीडवाना, और हम कह सकते हैं कुचामन भी लिख सकते हैं, न्यू जिला बना है डीडवाना कुचामन। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। खंड ए। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि का हृदय होता है। तो मानव का हृदय प्रिय मित्रों क्या होता है कि 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं, जबकि द्विकोष्ठीय हृदय जो है वो मछली में पाया जाता है। 3 कोष्ठीय हृदय उभयचारी जैसे मेंढक में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रिय मित्रों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन, और ये ध्यान रखें तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। और तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता है, यह ऐसी कोशिका है जो कभी भी विभाजित नहीं होती, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम का क्या होता है प्रिय मित्रों, अभाव होता है। और तंत्रिका कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें निसल के कण पाए जाते हैं, और ये निसल के कण सामान्यतः प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो मस्तिष्क का काम सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है, हृदय स्पंदन भी है, अर्थात उपरोक्त सभी रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यायी लक्षणों का चयन किया था? तो प्रिय मित्रों, मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और मटर का जो बॉटनिकल नाम है वो पाइसम सटाइवम होता है। इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट है, आसमान का नीला रंग दिखाई देने का कारण है, यानी आसमान का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे टिंडल ने खोजा था, तो इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो प्रिय मित्रों, यहां पर यदि विकल्प के अनुसार देखें तो हमें पता है कि W बराबर Q अपॉन यानी V अपॉन Q होता है। तो यहां पर W का जो है वो हमें मान किसका ज्ञात करना है? W दिया हुआ है 1 जूल, और यहां पर V हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। Q का मान है 1। तो यहां पर यदि हम V का मान ज्ञात करें तो 1 गुणा 1 बराबर मेरे पास में आंसर आएगा 1 वोल्ट। चलिए विकल्प में देखते हैं 1 वोल्ट किस में दिया हुआ गया है। तो ए वाले विकल्प में 1 वोल्ट है, तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता? तो प्रिय मित्रों, P बराबर VI, बिल्कुल यह विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। और दूसरा, यहां पर P बराबर IR² क्या यह करेगा? तो चलिए इसका हम टेक्निकल टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है V बराबर IR होता है ओम के नियम से। यदि मैं इस V की वैल्यू यहां पर रखूं प्रिय मित्रों, इसकी जगह यह मान रखूं, तो मेरे पास आ जाएगा I गुणा R। तो यहां पर I 2 बार है, तो I² R हो जाएगा। तो यहां पर यह भी दूसरा भी हमारे पास में सही है। तीसरे में बात करते हैं प्रिय मित्रों, जब हमारे पास ओम का नियम होता है, V बराबर IR होता है, तो I बराबर मेरे पास में V बट्टा R होता है। यदि मैं P बराबर VI में अब V का मान नहीं रख के I का मान रखूंगा, ये वाली वैल्यू यहां पे रखूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा P बराबर V गुणा V बट्टा R। तो प्रिय मित्रों, यहां पर यह फॉर्मूला बन जाता है V² बट्टा R। तो यह भी तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है V बराबर IR, यानी यह IR दिया गया है, जबकि यह शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। यह तो हमें पता है ओम का नियम होता है V बराबर IR। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ZnO प्लस कार्बन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ZnO प्लस कार्बन, तीर का निशान, Zn प्लस CO, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां प्रिय मित्रों सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहां उपचयन किसका हो रहा है?
तो उपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ देखिए इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का सीओ में उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, कार्बन का सीओ में उपचयन हो रहा है, यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, बिल्कुल ये करेक्ट है। और जेडनो, देखिए इस जेडनो से किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का बाहर निकलना उसका अपचयन कहलाता है। तो यहां पर जेडनो से जेडन में बदल रहा है, ये जेडनो जेडन में यानी ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब जेडनो का जेडन में अपचयन हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और जिन पदार्थों का प्रिय मित्रों उपचयन होता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अपचायिक कहा जाता है, अपचायिक कहा जाता है। और जिनका क्या होता है प्रिय मित्रों, जिनका अपचयन होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? यानी हम कहें तो ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। तो जेडनो अपचायिक पदार्थ है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेडनो क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। कार्बन अपचायिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। तो इसमें निम्न में से असत्य कथन हमारे पास में सह होगा। ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिन पदार्थों का उपचयन होता है उन्हें अपचायिक पदार्थ कहा जाता है। और ये जो अभिक्रिया दी गई है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस बार एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में कौन सा पदार्थ काम में आता है? तो प्रिय मित्रों हमें पता है NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, जब यह दोनों क्रिया करते हैं और प्लस अमोनिया, यहां पर ये चारों जब फैक्ट क्रिया करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा NH4Cl, एक बनेगा NHCO3। और ये NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। तो कौन सा पदार्थ, देखिए NaCl दिया गया है, H2O दिया गया है, CO2 दिया गया है, ओलोपेबो, यानी ये तीनों ही फैक्ट दिए गए हैं, तो इन तीनों को ही हम काम में ले सकते हैं। और अमोनिया पहले से ही हम बाजार से खरीद के लाए हैं, तो इसका मतलब ये विकल्प में क्या हो जाएगा? द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आयनिक यौगिकों का उदाहरण है। प्रिय मित्रों यहां ध्यान रखें, धातु व अधातु के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बंध बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बंध होता है ए और ब दोनों, जबकि CO2 में नहीं होता। यह तो आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों, कार्बन हमेशा सह संयोजक बंध बनाता है, तो यह तो सह संयोजक का है, जबकि ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? आयनिक बंध के उदाहरण हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? स। और O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ओजोन का होता है। यह ओजोन गैस है, वो प्रिय मित्रों समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, दांतों का दंत क्षय पीएच का मान कितना होने पर शुरू होता है? यानी हमारा दंत क्षय है वो कितना पीएच हो जाने पर यह है वो दंत क्षय होगा? तो हम कहेंगे 5.5 से कम हो जाने पर। अर्थात जब हम कोई मीठा चटपटा खाते हैं तो हमारे दांत की कैविटी में प्रिय मित्रों क्या होते हैं कि यह मीठा पदार्थ है वो फंस जाता है, जिससे जीवाणु जो होते हैं वो इन मीठे पदार्थ को संकरा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इसी कारण हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है और हमारे दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो चलिए इसका उपचार क्या है? इसके लिए उपचार है क्षारीय दंत मंजकों का उपचार, जो है क्षारीय दंत मंजन हमें करने चाहिए, जो बढ़ते मुंह की अम्लता को उदासीन कर देते हैं। पुष्प में मादा जननांग का भाग नहीं है, तो बिल्कुल प्रिय मित्रों अंडाशय होता है। आपने कभी इस प्रकार के पुष्प के अंदर देखा होगा, इस प्रकार की संरचना होती है। तो यहां पर ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये पुष्प का मादा जननांग भाग है, अंडाशय विकल्प में है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये पुंख के सर प्रिय मित्रों ये नर जननांग भाग होता है। तो द आंसर इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा? यह हमारा आंसर होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने वोल्ट की विद्युत धारा काम में लेते हैं? प्रिय मित्रों ध्यान रखें 220 वोल्ट की लेते हैं। और हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज, यानी भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है काम में आती है, जिसे एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, वो 50 हर्ट्ज की और 220 वोल्ट की काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है प्रिय मित्रों कि रिक्त स्थानों की पर विकल्प हमारे पास में आएंगे और 7 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे। तो चलिए एक एक को देखते हैं। आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन एंजाइम करता है, तो प्रिय मित्रों पेप्सिन करता है। तो यहां देखिए एक नाम आता है प्रोटीन, प्रोटीन, पे का मतलब पेप्सिन, टे का मतलब ट्रिप्सिन।
पेप्सिन और ट्रिप्सिन ऐसे दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और आमाशय में प्रोटीन का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। तन्यता का सबसे अधिक गुण पाया जाता है, तो प्रिय मित्रों सोना धातु में पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Au। यानी तन्यता और आघात वर्तनीयता का सबसे ज्यादा गुण है वो सोने में पाया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है प्रिय मित्रों, मुकुलन द्वारा क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। अशुद्ध जल का पीएच का मान होता है, तो प्रिय मित्रों अशुद्ध जल है वो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है, इसके पीएच का मान 7 होता है। जल का अपवर्तनांक होता है प्रिय मित्रों 1.33। ध्यान रखें अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कंफ्यूज में यह भी दे सकते हैं अपवर्तनांक का निम्न में से कौन सा मात्रक है, तो आंसर होगा मात्रक रहित है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में संयोजित करते हैं, तो यह ध्यान रखें इनको पार्श्व क्रम में रखते हैं, अर्थात समांतर क्रम में रखा जाता है। पार्श्व क्रम का पर्यायवाची शब्द ही समांतर क्रम है, क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टता की विद्युत धारा उन्हें मिलती रहे। समान वोल्टता की जो है वो धारा, विद्युत धारा इन्हें मिलेगी, और प्रत्येक उपकरण को आवश्यकता अनुसार अलग अलग विद्युत धारा मिलेगी, क्योंकि समांतर क्रम समायोजन में प्रिय मित्रों वोल्टता का मान समान होता है, जबकि आई का मान प्रत्येक जो है प्रतिरोध पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें वोल्टमीटर को सदैव किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। यदि पूछा जाए फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दोनों में से एक प्रश्न आते हैं। जाइलम का कार्य है प्रिय मित्रों, जाइलम का कार्य होता है, जय का मतलब होता है जल, तो क्या करता है, जल व खनिज लवण का परिवहन करना। ये जड़ें क्या करती है, जल व खनिज लवण को क्या करती है प्रिय मित्रों, ऊपर की तरफ पहुंचाती है, फिर यह तने की सहायता से पादप की पत्तियों में पहुंच जाता है। जबकि यदि ऑप्शन में आ जाए फ्लोएम का काम है, फै का मतलब होता है फूड, तो प्रिय मित्रों भोजन का रूपांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। पादप की पत्तियों में भोजन बनता है और यह भोजन फिर विभिन्न भागों में चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है एक एक नंबर के अतिलघुरात्मक प्रश्न है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्रिय मित्रों टमाटर गोल होता है और गोल को ओ कहा जाता है। ओ का यानी ओ कैसा होता है, गोल, और गोल ही टमाटर होता है, इसका मतलब ओक्सेलिक अम्ल पाया जाता है, ओक्सेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो नेक्स्ट है, निम्न तत्वों के युग्म के संयोजन में बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के नाम लिखिए। आपको एक मैग्नीशियम दे दिया व एक क्लोरीन दे दिया, आपको कह रहा है कि ऐसे दो यौगिक आपको बनाने हैं। तो एक तो हमारे पास में प्रिय मित्रों मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एक हम कहें कि एक और बनाना है हमें, जिसमें मैग्नीशियम से मैं कह सकता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता हूं, और इस Cl से NaCl बना सकता हूं। तो हमारे पास में इस प्रकार के दो यौगिक हमारे पास में बन गए। यदि हमें Cl2 के बारे में कहिए तो CaCl2 भी हम इससे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, कार्बन के अपरूपों के नाम लिखिए। प्रिय मित्रों कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो 3 होते हैं, उनका नाम है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। नेक्स्ट है, मेथेन का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्रिय मित्रों जो मेथेन का रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CH4। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का नाम लिखिए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं प्रिय मित्रों वो होते हैं, एक तो मस्तिष्क होता है, वह मेरुरज्जु होता है। ध्यान रखें मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है प्रतिवर्ती चाप की सहायता से। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है प्रिय मित्रों, बहुविखंडन के द्वारा इसमें जनन होता है। नेक्स्ट है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, यानी जिस खोखले पारदर्शी गोले से चकती को काटकर जो दर्पण बनाया जाता है, और जब हम दर्पण बनाते हैं तो उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है प्रिय मित्रों, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो प्रिय मित्रों दर्पण के ध्रुव बिंदु व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं का
दर्शाने का चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों, चुंबकीय बल रेखाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है चुंबकीय बल रेखाएं, ये एक चुंबक में एक ध्रुव N होता है, एक S होता है। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये प्रवेश करेगी। यहां पर इसकी डायरेक्शन जरूर आपको दर्शानी है। जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो इस प्रकार से यहां पर यह हम शो कर देंगे, यह बाहर की तरफ निकल रही है और यहां पर यह अंदर की तरफ आ रही है। तो प्रिय मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां पर चित्र बनाने में आपको लग सकता है, लग रहा है कि यह टच कर रही है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, यानी क्रॉस नहीं करती है। यह ध्यान रखें, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटेगी, यदि हम कटान बिंदु पर दिक् सूचक सुई को रखेंगे, वो दो दिशा बताएगी, ऐसा असंभव है। तो आप समझ गए होंगे चुंबकीय बल रेखाओं की क्या विशेषता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव काल्पनिक होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, दूसरी विशेषता। जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, यह ध्यान रखें। विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में सबसे बड़ा अंतर यही है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। यह तमाम जो फैक्ट हैं वो अपनी आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और चुंबकीय जो है क्षेत्र की प्रबलता ध्रुव के पास अधिक होती है, क्योंकि जहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं ध्रुव के पास अधिक होती है। जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या आती है प्रिय मित्रों, कमी आती है। नेक्स्ट है खंड ब, यह लघुरात्मक प्रश्नों पर आधारित है, यानी दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे। यौगिक अक्ष जो एल्यूमिनियम का उपयोग और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, यौगिक अक्ष क्या है। तो प्रिय मित्रों, ये यौगिक हैं। यहां पर यदि हम देखें तो Fe2O3, ये Fe2O3 है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है। अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्रिय मित्रों, यहां पर जो हमारे पास में अभिक्रिया का समीकरण आएगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगी, Fe2O3 प्लस Al2Al। तो यह हमारे पास में बनेगा 2Fe प्लस Al2O3 बनेगा। यहां पर ये जो Fe है, लोहा है, वो पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो रेल की पटरियां हैं उनको जोड़ने में काम में लिया जाता है। अब उपचयन व अपचयन में दो अंतर बताइए। सबसे पहला तो प्रिय मित्रों यही है कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का को ग्रहण करते हैं उपचयन कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का त्याग करते हैं उनका अपचयन होता है। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं उनका उपचयन होता है, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें अपचयन कहते हैं। और फिर इनके एक एक उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, निम्न का आईयूपीएसी में नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। क्या हो जाता है? प्रोपाइन। और इसका नाम होगा प्रिय मित्रों 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 2-ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपको एक कमेंट में लिखना है एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। नेक्स्ट है एथेनॉल को पीने अयोग्य बनाने हेतु मेथिनोन क्यों मिलाया जाता है। प्रिय मित्रों, एथेनॉल को पीने अयोग्य बनाने के लिए उसमें 1% मेथेनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि इसको मेथेनॉल को मिलाने से यदि हम मेथेनॉल युक्त एथेनॉल का यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को लिखिए। तो प्रिय मित्रों, प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में पादप द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहां पर पूछी गई है अभिक्रिया, तो हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में हम इस प्रकार से कहेंगे 6CO2 प्लस 6H2O। और यहां पर हम कह सकते हैं पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहां चलिए इसको हम समझते हैं। तो परिभाषा नंबर 1 यहां से, नंबर 2 और नंबर 3, यह इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है। चलिए इसको किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। हरे पादप
सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व जल से अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सह उत्पाद ऑक्सीजन गैस होती है। तो यह भी आप ध्यान रखें, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? यानी प्रकाश की उपस्थिति में पादप के तने का प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। हमें पता है प्रिय मित्रों, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है और यहाँ इधर इसके पास सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस पादप के जो शीर्ष भाग में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन पादप की लंबाई में वृद्धि करता है और ये ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है प्रिय मित्रों, अंधेरे वाले भाग में ज्यादा वृद्धि करता है। जैसे ही इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा ये अंधेरे की ओर विस्थापित हो जाएगा और जिससे ये वाली कोशिकाएं अधिक जो है वो वृद्धि करेगी, जिससे क्या होगा, ये पादप क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पादप के प्रवाह का प्रकाश की दिशा में मुड़ना ही प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों, ये अपनी बुक्स में देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है और इसी तरह आप नर जनन तंत्र का भी चित्र बनाना सीखें। कांच के स्लेब में अपवर्तन का चित्र को समझाइए। इनके जो वीडियो हैं डिस्क्रिप्टिव में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो प्रिय मित्रों, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव क्या होते हैं, आभासी होते हैं, वह सीधे बनते हैं और हमेशा वस्तु से क्या बनते हैं, छोटे बनते हैं। तो ये ध्यान रखें, आभासी, सीधे व वस्तु से छोटे बनते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? तो प्रिय मित्रों, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अंगूठे से इस प्रकार से क्या है कि संबंधित है। ये अंगूठा है और ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। तो यानी अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, ये तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। लेकिन शर्त यह है कि ये तीनों ही परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहे। तो यानी फ्लेमिंग ने कहा था कि हमारे वाम हस्त को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जब परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। परिनालिका क्या है? प्रिय मित्रों, परिनालिका होती है कि जब हम एक विद्युत जो है कुचालक खोखली बेलनाकार नलिका पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को उसके अक्ष के अनुदिश समान रूप से लपेटे तो बनने वाली संरचना है वो क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। और इसका चित्र बनाइए। चलिए, आप इसका किताब में भी चित्र देख सकते हो, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में भी आप डिस्क्रिप्टिव में इसका चित्र आसानी से देख सकते हैं। ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता बताइए। प्रिय मित्रों, ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं, यहां पर हमने जो है डिस्कस करें तो यहां देखें तो सबसे पहले यहां उत्पादक आते हैं, फिर यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर यहां द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। तो ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता, ऊर्जा के पिरामिड है वो सदैव सीधे होते हैं और ऊर्जा के पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है खंड 6 में जो 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये जो खंड 6 हैं इनके हर प्रश्न में अथवा का प्रश्न आएगा और खंड 2 में भी हर प्रश्न में अथवा का प्रश्न पूछा जाएगा। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है? तो प्रिय मित्रों, जब जिंक धातु है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगी तो यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर धातु विस्थापित हो जाएगी। यह एज ए विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कॉपर धातु का विस्थापन होता है, जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। नेक्स्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया। यानी जब मैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये जिंक धातु है और इसकी अभिक्रिया में H2SO4 से कराऊं तो मेरे पास में जिंक सल्फेट बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो प्रिय मित्रों, यहां हम कह सकते हैं जिंक धातु की अभिक्रिया जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है।
नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और एक एक कार्य बताइए। प्रिय मित्रों, पादप हार्मोन जैसे जिब्रेलिन है, वो पादप की मोटाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन में पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ये लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन पादप के कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जबकि एस बेसिक जो हार्मोन है उसे तनाव हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करता है, पादप में पत्तियों को गिराने में काम करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र तथा वर्णन कीजिए। पूरे के पूरे ये जो प्रश्न है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, मेडल के प्रभाविकता के नियम को समझाइए। तो यहां पर नेक्स्ट है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये 3-3 नंबर के हर प्रश्न में अथवा का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों, यह एक इस प्रकार से प्रिज्म होता है और इसमें यह आपतित किरण जो होगी वो इस प्रकार से फिर यहां से निकल जाएगी, फिर यहां पर इस प्रकार से यह इनका अभिलंब होता है। और यदि मैं इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, या विचलन कोण मिलता है। और यह वीडियो पूरा का पूरा आप है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर यह आपतन कोण होगा प्रिय मित्रों, ये वाला जो है अपवर्तन कोण होगा, और ये वाला जो है फिर आपतन कोण, ये निर्गत कोण होगा। जैसे आप कांच के स्लेब में जो दर्शाते हैं वो का वो प्रिज्म में होगा। कांच की स्लेब में इस प्रकार से होता है, जबकि प्रिज्म में इस प्रकार से होता है। एक जो पारदर्शी कांच का टुकड़ा जो त्रिभुज जैसा होता है तो यह प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं, यानी कैल्साइट से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं प्रिय मित्रों, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल जल वाष्प के कणों पर पड़ता है तो यह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहां पर जो एक आपने नाम सुना हुआ होगा कभी कि विसरित परावर्तन, यह विसरित परावर्तन ही टिंडल प्रभाव है। इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो यह आते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण नजर आते हैं। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और इसका उदाहरण लिखिए। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इनके उदाहरण हैं Al2O3। क्या होगा जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया करें? तो प्रिय मित्रों, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस प्लस लवण देती है। इसका आपको समीकरण लिखना है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रगति कैसे होती है? अधात्विक ऑक्साइड है प्रिय मित्रों, वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्रिय मित्रों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इनके आपको दो उपयोग बताने हैं। तो किसी भी पदार्थ का आपको रासायनिक का कोई उपयोग पूछे तो पहला उपयोग तो आप लिख सकते हैं, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पूरा का पूरा अच्छे से समझाया हुआ है न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में। तो पीत रस की पाचन में क्या भूमिका है? तो प्रिय मित्रों, पीत रस क्या होते हैं? ये जो है वो यकृत से स्त्रावित होते हैं और पित्ताशय में संग्रहित होते हैं। और ये पीत रस क्या करते हैं कि जो वसा है उसका पायशीकरण करते हैं। वसा की बूंद को छोटी छोटी बूंदों में बदल देते हैं। बाद में ये लाइपेज एंजाइम आके इस वसा को क्या करता है प्रिय मित्रों? वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के का नामांकित चित्र बनाइए और अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन होता है प्रिय मित्रों कृत्रिम विधि से हमारे रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अपोहन कहलाता है। इसे कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है, अर्थात हम कहीं किडनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभवांतर किसे कहते हैं? तो यह परिभाषा कि हमें पता है प्रिय मित्रों, किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य जो विभव में अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर होता है V/Q। तो प्रिय मित्रों 12 वोल्ट दिया गया है, 2 यहां पर कूलाम है, इसको जब हम काटेंगे तो यहां पर 6 जूल हमारा आंसर आएगा। ओम का नियम लिखिए।
V बराबर आई आर क्या होता है, ओम का नियम होता है। और प्रतिरोध का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये थे प्रिय मित्रों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न चित्र को देखकर परावर्तन कोण का मान बताइए। प्रिय मित्रों यहां पर आपके पता होगा परावर्तन कोण है ये आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण है। यानी आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो यहां हमें सबसे पहले यहां इस प्रकार से दिया हुआ है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये बीच में ये जो रेखा आ गई, ये प्रकाश वाली किरण देखिए, यहाँ ये जो कोण बन रहा है 40 डिग्री का। तो पहले हम 90 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 50 डिग्री। कितने आ जाएंगे प्रिय मित्रों, 50 डिग्री आ जाएंगे। और जब ये वाला आपतन कोण 50 डिग्री का होता है तो ये परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये हमारा क्या होगा, विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के महत्व क्लासेज हैं विज्ञान के, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे, जुड़े रहें। और इनके डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10 साइंस से आप महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपके हेल्प